राय साहब को नैनीताल आए हुए 1 महीना हो गया है। एक सुरम्य झील के किनारे हरे भरे वृक्षों के कुंज में उनका बंगला स्थित है, जिसका 1000 रुपये मासिक किराया देना पड़ता है। कई घोड़े हैं, कई मोटर गाड़ियां हैं, बहुत से नौकर। यहाँ वह राजाओं की भांति शान से रहते हैं। कभी हिमराशियों की सैर, कभी शिकार, कभी झील में बजरों की बहार, कभी पोलो और गल्फ, कभी शरोद और सितार, कभी पिकनिक और पार्टियां। नित्य नए जलसे, नए प्रमोद होते रहते हैं। राय साहब बड़ी उमंग के साथ इन विनोदों की बहार लूटते हैं। उनके बिना किसी महफिल, किसी जलसे का रंग नहीं जमता। वह सभी बारातों के दूल्हे हैं। व्यवस्थापक सभा की बैठकें नियमित समय पर हुआ करती है, पर मेंबरों के राग रंग को देखकर यह अनुमान करना कठिन है कि वह आमोद को अधिक महत्व का विषय समझते हैं या व्यवस्थाओं के संपादन को। किंतु ज्ञानशंकर के हृदय की कली यहाँ भी न खिली। राय साहब ने उन्हें यहाँ के समाज से परिचित करा दिया। उन्हें नित्य दावतों और जलसों में अपने साथ ले जाते, अधिकारियों से उनके गुणों की प्रशंसा करते, यहाँ तक कि उन्हें लेडियों से भी इंट्रोड्यूस करवाते। इससे ज़्यादा वह और क्या कर सकते थे। इस भित्ति पर दीवार उठाना उनका काम था। और उनकी दशा उस पौधे की सी थी जो प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर माली के सुव्यवस्था करने पर भी दिनों दिन सूखता जाता है। ऐसा जान पड़ता था कि वह किसी गहन घाटी में रास्ता भूल गए हैं। रत्न जड़ित लेडियों के सामने वह शिष्टाचार के नियमों के ज्ञाता होने पर भी झेपने लगते थे। राय साहब उन्हें प्रायः एकांत में सभ्य व्यवहार के उपदेश किया करते, स्वयं नमूना बन उन्हें सिखाते। पुरुषों से क्यों कर बिना प्रयोजन ही मुस्कुराकर बातें करनी चाहिए, महिलाओं के रूप लावण्य की क्यों कर सराहना करनी चाहिए। किंतु अवसर पड़ने पर ज्ञानशंकर का मतिहरण हो जाता था। उन्हें आश्चर्य होता था कि राय साहब इस वृद्धावस्था में भी लेडियों के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं, किस अंदाज से बातें करते हैं कि बनावट का ध्यान भी नहीं हो सकता। मानो इसी जलवायु में उनका पालन पोषण हुआ है। एक दिन वह झील के किनारे एक बेंच पर बैठे हुए थे। कई लेडियां एक बजरे पर जल क्रीड़ा कर रही थी। उन्हें पहचान कर उन्होंने इशारों से बुलाया और सैर करने की दावत दी। इस समय ज्ञानशंकर की मुखाकृति देखते ही बनती थी। झेपते हुए बजरे में जा बैठे, पर सूरत बिगड़ी हुई, खेद और ग्लानि की सजीव मूर्ति। हृदय पर एक पहाड़ का बोझ रखा हुआ था। लेडियों ने उनकी यह दशा देखी तो आड़े हाथों लिया और इतनी फवितियाँ उड़ाई, इतना बनाया कि इस समय कोई ज्ञानशंकर को देखता तो पहचान न सकता। मालूम होता था आकृति ही बिगड़ गई है, मानो कोई बंदर का बच्चा नटखट लड़कों के हाथों पड़ गया हो। आंखों में आंसू भरे एक कोने में दबके सिमटे हुए अपने दुर्भाग्य को रो रहे थे। बारे किसी तरह विपत्ति से मुक्ति हुई, जान में जान आई। कान पकड़े कि फिर लेडियों के निकट न जाऊंगा। धीरे धीरे ज्ञानशंकर को इन खेल तमाशों में से अरुचि होने लगी। अंगूर खट्टे हो गए। ईर्ष्या, जो अपनी क्षुद्रताओं की स्वीकृति है, हृदय का कांटा बन गई। रात दिन इसकी टीस रहने लगी। उच्च आकांक्षाएं उन्हें पर्वत के पादस्थल तक ले गई, लेकिन ऊपर न ले जा सकी। वहीं हिम्मत हार कर बैठ गए और उस धुंध के पूरे साहसी पुरुष की निंदा करने लगे जो गिरते पड़ते ऊपर चल जाते थे। यह क्या पागलपन है। लोग खामखा अंग्रेजियत के पीछे लठ लिए फिरते हैं। थोड़ी सी ख्याति और सत्ता के लिए इतना झंझट और इतने रंग रोगन पर भी असलियत का कहीं पता नहीं। सब के सब बहिरूपये मालूम होते हैं। अंग्रेज लोग उनके मुंह पर चाहे न हंसे, पर मित्र मंडली में अब इन पर तालियां बजाते होंगे। और तो और लोग लेडियों के साथ नाचने पर भी मरते हैं। कैसी निर्लज्जता है, कैसी बेहाई। जाति के नाम पर धब्बा लगाने वाली। राय साहब भी विचित्र जीव हैं। इस अवस्था में आपको भी नाचने की धुन है, ऐसा मालूम होता है मानो संदेह होकर दूसरों का मुंह चिढ़ा रही हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर कहने को तो दर्शन के ज्ञाता हैं। पुरुष और प्रकृति जैसे गहन विषयों पर लच्छेदार वक्तृताएं देते हैं, लेकिन नाचने लगते हैं तो सारा पांडित्य धूल में मिल जाता है। वह जो राजा साहब है, इंद्र कुमार सिंह मटके की भांति तोंद निकली हुई है, लेकिन आप भी अपना नृत्य कौशल दिखाने पर उधार खाए हुए हैं और
तुर्रा सबकी सब के सब तुर्रा यह कि सब के सब जाति के सेवक और देश के भक्त बनते हैं, जिसे देखिए भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आता है। यह लोग विलासमय होटलों में शराब और लिमोनेड पीते हुए देश की दरिद्रता को अधोगति का रोना रोते हैं। यह भी फैशन में दाखिल हो गया है। इस भांति ज्ञान शंकर की ईर्षा देशानुराग के रूप में प्रकट हुई। असफल लेखक समालोचक बन बैठा। अपनी असमर्थता ने साम्यवादी बना दिया। सभी रंगे हुए सियार हैं, लुटेरे का जत्था है। किसी को खबर नहीं कि गरीबों का पर क्या बीत रही है। किसी के हृदय में दया नहीं। कोई राजा है, कोई ताल्लुकेदार, कोई महाजन, सभी गरीब का खून चूसते हैं, गरीबों के झोपड़े में सेंध मारते हैं और यहाँ आकर देश की अवनति का पचड़ा गाते हैं। भला यही है कि अधिकारी वर्ग इन महानुभावों को मुंह नहीं लगाते। कहीं वह इनकी बातों में आ जाए और देश का भाग्य इनके हाथों में दे दे तो जाति का कहीं नामो निशान न रहे। यह सब दिन दहाड़े लूट खाए। कोई इन भले मानसों से पूछे, आप जो यहाँ लाखों रुपए सैर सपाटों में उड़ा रहे हैं, उससे जाति को क्या लाभ हो रहा है? यदि धन जाति पर अर्पण करते तो जाति तुम्हें धन्यवाद देती और तुम्हें पूछती, नहीं तो उसे खबर भी नहीं कि तुम कौन हो और क्या करते हो। उनके लिए तुम्हारा होना न होना दोनों बराबर है। प्रार्थी को इस बात से संतोष नहीं होता कि तुम दूसरों से सिफारिश करके उसे कुछ दिला दोगे। उसे संतोष होगा जब तुम स्वयं अपने पास से थोड़ा सा निकालकर उसे दे दो। ये द्रोहात्मक विचार ज्ञान शंकर के चित्त को मथने लगे। वाणी उन्हें प्रकट करने के लिए व्याकुल होने लगी। एक दिन वह डॉक्टर चंद्रशेखर से उलझ पड़े। इसी प्रकार एक दिन राजा इंद्र कुमार से विवाद कर बैठे और मिस्टर हरिदास बैरिस्टर से तो एक दिन हाथापाई की नौबत आ गई। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने ज्ञान शंकर का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि राय साहब के बंगले पर आना भी छोड़ दिया। किंतु जब ज्ञान शंकर ने अपने विचारों को एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित कराया तो सारे नैनीताल में हलचल मच गई। जिसके मस्तिष्क से ऐसे उत्कृष्ट भाव प्रकट हो सकते थे, उसे झक्की या बक्की समझना असंभव था। शैली ऐसी सजीव, चुटकियाँ ऐसी तीव्र, व्यंग ऐसे मीठे और उक्तियाँ ऐसी मार्मिक थी कि लोगों को उसकी चोटों में भी आनंद आता था। नैनीताल का एक वृहद चित्र था। चित्रकार ने प्रत्येक चित्र के मुख पर उसका व्यक्तित्व ऐसी कुशलता से अंकित कर दिया था कि उसके कितने ही वाक्य लोगों की जबान पर चढ़ गए। ज्ञान शंकर को शंका थी कि कहीं यह लेख छपते ही समस्त नैनीताल उनके सिर हो जाएगा, किंतु यह शंका निस्सार सिद्ध हुई। जहाँ लोग उनका निरादर और अपमान करते थे, वहाँ अब उनका आदर और मान करने लगे। सबके सब एक दूसरे पर की गई चोटों का आनंद उठाते थे। डॉक्टर चंद्रशेखर और राज इंद्र कुमार में बड़ी घनिष्ठता थी, किंतु राज साहब पर दो मुँहे सांप की फप्ती डॉक्टर महोदय को लोटपोट कर देती थी। राजा साहब भी डॉक्टर महाशय की प्रौढ़ा से उपमा पर मुग्ध हो जाते थे। उनकी घनिष्ठता इस द्वेषमय आनंद में बाधक न होती थी। यह चोटें और चुटकियाँ सर्वथा निष्फल न हुई। सैर तमाशों में लोगों का उत्साह कुछ कम हो गया। अगर अंतःकरण से नहीं तो केवल ज्ञान शंकर को खुश करने के लिए लोग उनसे सार्वजनिक प्रस्तावों में सम्मिलित लेने लगे। ज्ञान शंकर को खुश करने के लिए लोग उनसे और भी मिलने जुलने लगे। ज्ञान शंकर का साहस और भी बढ़ा। वह खुल्लम खुल्ला लोगों को फटकारे सुनाने लगे। निंदक से उपदेशक बन बैठे। उनमें आत्मगौरव का भाव उदय हो गया। अनुभव हुआ कि इन बड़े बड़े उपाधिधारियों और अधिकारियों पर कितनी सुगमता से प्रभुत्व जमाया जा सकता है। केवल एक लेख ने उनकी धाक बिठा दी। सेवा और दया के जो पवित्र भाव उन्होंने चित्रित किए, उनका स्वयं उनकी आत्मा पर भी असर हुआ। शोक, इस अवस्था का शीघ्र ही अंत हो गया। क्वार का आरंभ होते ही नैनीताल से डेरे कुछ होने लगे और आधे क्वार तक सब बस्ती उजाड़ हो गई। ज्ञान शंकर फिर उसी कुटिल स्वार्थ की उपासना करने लगे। उनका हृदय दिनों दिन कृपण होने लगा। नैनीताल में भी वह मन ही मन राय साहब की फिजूल खर्चियों पर कुड़बुड़ाया करते थे। लखनऊ आकर उनकी संकीर्णता शब्दों में व्यक्त होने लगी। जुलाहे का क्रोध दाढ़ी पर उतरता, कभी मुख्तार से, कभी मुहर्रिर से,
कभी नौकरों से उलझ पड़ते। तुम लोग रियासत लूटने पर तुले हुए हो, जैसे मालिक वैसे नौकर। सभी की आंखों में सरसों फूली हुई है। मुफ्त का माल उड़ाते। क्या लगता है जब पसीना गार कर कमाते तो खर्च करते अखड़ होती। राय साहब रामलीला सभा के प्रधान थे। इस अवसर पर हजारों रुपए खर्च करते। नौकरों को नई नई वर्दियां मिलती, रईसों की दावत की जाती, राजगद्दी के दिन भोज किया जाता। ज्ञान शंकर यह धन का अपव्यय देखकर जलते रहते। दीपमालिका के उत्सव की तैयारियां देखकर वह ऐसे हताश हुए कि एक सप्ताह के लिए इलाके की सैर करने चले गए। दिसंबर का महीना था और क्रिसमस के दिन। राय साहब अंग्रेज अधिकारियों को डालियां देने की तैयारियों में तल्लीन हो रहे थे। ज्ञान शंकर उन्हें डालियां सजाते देखकर इस तरह मुंह बनाते मानो वह कोई महाघृणित काम कर रहे हैं। कभी कभी दबी जबान से उनकी चुटकी भी ले लेते, उन्हें छेड़कर तर्क वितर्क करना चाहते। राय साहब पर इन भावों का जरा भी असर न होता। वह ज्ञान शंकर की मनोवृत्तियों से परिचित जान पड़ते थे। शायद उन्हें जलाने के लिए ही वह इस समय इतने उत्साहशील हो गए थे। यह चिंता ज्ञान शंकर की नींद हराम करने के लिए काफ़ी थी। उस पर जब उन्हें विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ कि राय साहब पर कई लाख का कर्ज है तो वह नैराश्य से विहल हो गए। एक उद्विग्न दशा में विद्या के पास आकर बोले, मालूम होता है यह मरते दम तक कौड़ी कफन को न छोड़ेंगे। मैं आज ही इस विषय में इनसे साफ साफ बातें करूंगा और कह दूंगा कि यदि आप अपना हाथ न रोकेंगे तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा कर डालूंगा। विद्या कहती है उनकी जायदाद है, तुम रोक टोक करने का क्या अधिकार है। कितना ही उड़ाएंगे तब भी हमारे खाने भर को बचा ही रहेगा। भाग्य में जितना बदा है उससे अधिक थोड़े ही मिलेगा। ज्ञान शंकर कहता है भाग्य के भरोसे बैठकर अपनी तबाही तो नहीं देखी जाती। विद्या कहता है भैया जीते होते तब। ज्ञान शंकर फिर कहता है तब दूसरी बात थी, मेरा इस जायदाद से कोई संबंध न रहता, मुझको उसके बनने बिगड़ने की चिंता न रहती। किसी चीज़ पर अपनेपन की छाप लगते ही हमारा उससे आत्मिक संबंध हो जाता है। किंतु ज्ञान शंकर की विषाद चिंताओं का यहीं तक अंत न था। अभी तक उनकी स्थिति एक आक्रमणकारी सेना की सी थी। अपने घर का कोई खटका न था। अब दुर्भाग्य ने उसके घर पर छापा मारा। उनकी स्थिति रक्षावारणी सेना की सी हो गई। उनके बड़े भाई प्रेम शंकर कई वर्ष से लापता थे। ज्ञान शंकर को निश्चय हो गया था कि अब संसार में नहीं है। फागुन का महीना था। अनायास प्रेम शंकर का एक पत्र अमेरिका से आ पहुंचा कि मैं 1 अप्रैल को बनारस पहुंच जाऊंगा। यह पत्र पाकर पहले तो ज्ञान शंकर प्रेम से मग्न हो गए। इतने दिनों के वियोग के बाद भाई से मिलने की आशा ने चित्त को गदगद कर दिया। पत्र लिए हुए विद्या के पास आकर यह शुभ समाचार सुनाया। विद्या बोली, धन्य भाग, भाभी जी की मनोकामना ईश्वर ने पूरी कर दी। इतने दिनों कहाँ थे। ज्ञान शंकर कहता है वही अमेरिका में कृषि शास्त्र का अभ्यास करते रहे। 2 साल तक एक कृषिशाला में काम भी किया है। विद्या कहती है तो आज अभी 15 तारीख है, हम लोग कल परसों तक यहाँ से चल दें। ज्ञान शंकर ने केवल इतना कहा, हाँ और क्या, और बाहर चले गए। उनकी प्रफुल्लता एक ही क्षण में लुप्त हो गई और नई चिंताएं आंखों के सामने फिरने लगी। जैसे कोई जीर्ण रोगी किसी उत्तेजक औषधि के असर से एक क्षण के लिए चैतन्य होकर फिर उसी जीर्णावस्था में विलीन हो जाता है। उन्होंने अब तक जो मंसूबे बांधे थे, जीवन का जो मार्ग स्थिर किया था, उसमें अपने सिवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जगह न थी। वह सब कुछ अपने लिए चाहते थे। अब इन व्यवस्थाओं में परिवारों का निर्वाह होना कठिन था। लखनपुर के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। ज्यों-ज्यों वह इस विषय पर विचार करते थे, समस्या और भी जटिल होती जाती थी, चिंताएं और भी विषम होती जाती थी। यहाँ तक कि शाम होते होते उन्हें अपनी अवस्था असह्य प्रतीत होने लगी। वे अपने कमरे में उदास बैठे हुए थे कि राय साहब आकर बोले, तुमने तो कपड़े भी न पहने, क्या सैर करने न चलोगे। ज्ञान शंकर कहता है जी नहीं, आज ही जी चाहता। राय साहब कहते हैं कैसर बाग में आज बैंड होगा, हवा कितनी प्यारी है। ज्ञान शंकर कहता है
मुझे आज क्षमा कीजिए। फिर राय साहब कहता है, अच्छी बात है, मैं भी न जाऊंगा। आजकल कोई लेख लिख रहे हो या नहीं? ज्ञान शंकर कहता है, जी नहीं, इधर तो कुछ नहीं लिखा। राय साहब फिर पूछते हैं, तो अब कुछ लिखो, विषय और सामग्री मैं देता हूँ। सिपाही की तलवार में मोर्चा न लगना चाहिए। पहला लेख तो इस साल के बजट पर लिख दो और दूसरा गायत्री पर। ज्ञान शंकर कहता है, मैंने तो आजकल कोई बजट संबंधी लेख आधोपांत पढ़ा नहीं, उस पर कलम क्यों कर उठाऊं? राय साहब कहते हैं, अजी, तो उसमें करना ही क्या है? बजट को कौन पढ़ता है और कौन समझता है? आप केवल शिक्षा के लिए और धन की आवश्यकता दिखाइए, शिक्षा के महत्व का थोड़ा सा उल्लेख कीजिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए और धन मांगिए और उसके मोटे मोटे नियमों पर 2-4 टिप्पणियां कर दीजिए। पुलिस के व्यय में वृद्धि अवश्य की हुई होगी, मानी हुई बात है, आप उसमें कमी पर जोर दीजिए और नई नहरें निकालने की आवश्यकता दिखाकर लेख समाप्त कर दीजिए। बस अच्छी खासी बजट की समालोचना हो गई, लेकिन यह बातें ऐसे विनम्र शब्दों में लिखिए और अर्थ सचिव की योग्यता की और कार्यपटुता की ऐसी प्रशंसा कीजिए कि वह बुलबुल हो जाए। समझे कि मैंने उसके मंतव्यों पर खूब विचार किया है। शैली तो आपकी सजीव है ही, इतना यत्न और कीजिए कि एक एक शब्द में मेरी बहुज्ञता और पांडित्य टपके। इतना बहुत है। हमारे कोई प्रस्ताव माना हो तो जाएगा नहीं, फिर बजट के लेखों को पढ़ना और उस पर विचार करना व्यर्थ है। ज्ञान शंकर कहता है, और गायत्री देवी के विषय में क्या लिखना होगा? राय साहब कहते हैं, बस संक्षिप्त सा जीवन वृत्तांत हो, कुछ मेरे कुल का, कुछ उसके कुल का हाल लिखिए, उसकी शिक्षा का जिक्र कीजिए, फिर उसके पति की मृत्यु का वर्णन करने के बाद उसके सुप्रबंध और प्रजारंजन का जरा बढ़ाकर विस्तार के साथ उल्लेख कीजिए। गत 3 वर्षों में कामों में उसने जितने चंदे दिए हैं और अपने आसामियों की सुदशा के लिए जो व्यवस्थाएं की है, उसके नोट मेरे पास मौजूद हैं। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। उस ढांचे को सजीव और सुंदर बनाना आपका काम है। अंत में लिखिएगा कि ऐसी सुयोग्य और विदुषी महिला का अब तक किसी पद से सम्मानित न होना शासनकर्ताओं की गुणग्राहकता का परिचय नहीं देता है। सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें किसी उचित उपाधि से विभूषित करके सत्कार्यों में प्रोत्साहित करे। लेकिन जो कुछ लिखिए जल्द ही लिखिए, विलंब में काम बिगड़ जाएगा। ज्ञान शंकर कहता है कि बजट की समालोचना तो मैं कल तक लिख दूंगा, लेकिन दूसरे लेख में अधिक समय लगेगा। मेरे बड़े भाई जो बहुत दिनों से गायब थे, 1 तारीख को घर आ रहे हैं। उनके आने से पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। राय साहब कहते हैं, वह तो अमेरिका चले गए थे। ज्ञान शंकर कहता है, जी हाँ, वहीं से पत्र लिखा है। राय साहब कहते हैं, कैसे आदमी है? ज्ञान शंकर कहता है, इस विषय में क्या कह सकता हूँ, आने पर मालूम होगा कि उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ है। यूँ तो बहुत शांत प्रकृति और विचारशील थे। राय साहब कहता है, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका की जलवायु बंधु प्रेम के भाव की पोषक नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ वहाँ के जीवन का मूल तत्व है और आपके भाई साहब पर उसका असर जरूर ही पड़ा होगा। ज्ञान शंकर फिर कहता है, देखना चाहिए, मैं अपनी तरफ से तो उन्हें शिकायत का मौका न दूंगा। राय साहब कहता है, आप दे या न दे, वह स्वयं ढूंढ निकालेंगे। संभव है मेरी शंका निर्मूल हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि निर्मूल हो, पर मेरा अनुभव है कि विदेश में बहुत दिनों तक रहने से प्रेम का बंधन शिथिल हो जाता है। ज्ञान शंकर अब अपने मनोभावों को छिपा न सके, खुलकर बोले, मुझे भी यही भय है। जब 6 साल में उन्होंने घर पर एक पत्र तक नहीं लिखा तो विदित ही है कि उनमें आत्मीयता का आधिक्य नहीं है। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपसे पर्दा क्या है? इसके आने से मेरे सारे मंसूबे मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं समझा था चाचा साहब से अलग होकर 2-4 वर्षों में मेरी दशा सुधर जाएगी। मैंने ही चाचा साहब को अलग होने पर मजबूर किया। जायदाद की बाँट भी अपनी इच्छा के अनुसार की, जिसके लिए चाचा साहब की संतान मुझे सदैव कोसती रहेगी, किंतु सब किया कराया बेकार हो गया।
राय साहब कहते हैं, कहीं उन्होंने गत वर्षों के मुनाफे का दावा कर दिया तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। इस विषय में वकीलों की सम्मति लिए बिना आप कुछ न कीजिएगा। इस भांति ज्ञान शंकर की शंकाओं को उत्तेजित करने में राय साहब का आशय क्या था, इसका समझना कठिन है। शायद यह उनके हृदयगत भावों की था लेना चाहते थे अथवा उनकी क्षुद्रता और स्वार्थपरता का तमाशा देखने का विचार था। वह तो यह चिंगारी दिखाकर हवा चल दिए। बेचारे ज्ञान शंकर अग्निदाह में जलने लगे। उन्हें इस समय नाना प्रकार की शंकाएं हो रही थी। उनका वह लक्षण समाधान करना चाहते थे। क्या भाई साहब गत वर्षों में मुनाफे का दावा कर सकते हैं? यदि वह ऐसा करे तो मेरे लिए भी निकास का कोई उपाय है या नहीं? क्या राय साहब को अधिकार है कि रियासत पर ऋणों का बोझ लादते जाए? उनकी फिजूल खर्ची को रोकने की कोई कानूनी तरकीब हो सकती है या नहीं? इन प्रश्नों से ज्ञान शंकर के चित्त में घोर अशांति हो रही थी। उनकी मानसिक वृत्तियां जल रही थी। वह उठकर राय साहब के पुस्तकालय में गए और एक कानून की किताब निकालकर देखने लगे। इस किताब से शंका निवृत्त न हुई। दूसरी किताब निकाली, यहाँ तक कि थोड़ी देर मेज पर किताबों का ढेर लग गया। कभी इस पोथी के पन्ने उलटते थे, कभी उस पोथी के, किंतु किसी प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर न मिला। हताश होकर वो इधर उधर ताकने लगे। घड़ी पर निगाह पड़ी, 10 बजना चाहते थे। किताब समेट कर रख दी, भोजन किया, लेटे, किंतु नींद कहाँ। चित्त की चंचलता निद्रा की बाधक है। अब तक वह स्वयं अपने जीवन सागर के रक्षा तट थे। उनकी सारी आकांक्षाएं पूरी तट पर विश्राम किया करती थी। प्रेम शंकर ने आकर इस रक्षा तट को विध्वंस कर दिया था और उन नौकाओं को डांवाडोल। भैया क्यों कर काबू में आएंगे? खुशामद से कठिन है। वह एक ही घाघ है, नम्रता और विनय से। असंभव। नम्रता का जवाब सद्व्यवहार हो सकता है, स्वार्थ त्याग नहीं। फिर क्या कलह और अपवाद से? कदापि नहीं। इससे मेरा पक्ष और भी निर्बल हो जाएगा। इस प्रकार भटकते भटकते उछल पड़े। वाह, मैं भी कितना मंदबुद्धि हूँ। बिरादरी इन महाशय को घर में पैर तो रखने देगी नहीं। यह बेचारे मुझसे क्या छेड़छाड़ करेंगे? आश्चर्य है, अब तक यह छोटी सी बात भी मेरे मन में नहीं आई। राय साहब को भी न सूझी। बनारस आते ही लाला पर चारों ओर से बौछारें पड़ने लगेंगी। उनके वहाँ पैर भी न जमने पाएंगे। प्रगट में मैं उनके भातृवत व्यवहार करता रहूँगा, बिरादरी की संकीर्णता और अन्याय पर आंसू बहाऊंगा, लेकिन परोक्ष में उसकी कील घुमाता रहूँगा। महीने 2 महीने में आप ही भाग खड़े होंगे। शायद श्रद्धा भी उनके खींच जाए। उसे कुछ उत्तेजित करना पड़ेगा। धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री है, लोकमत का असर उस पर अवश्य पड़ेगा। बस मेरा मैदान साफ है। इन महाशय से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं निर्भय होकर भातृष्ण आचरण कर सकता हूँ। इस विचार से ज्ञान शंकर इतने उत्फुल्ल हुए कि जी चाह चलकर विद्या को जगाऊं, पर जब्त से काम लिया। इस चिंता सागर से निकलकर अब उन्हें शंका होने लगी कि गायत्री की अप्रसन्नता भी मेरा भ्रम है। मैं स्त्रियों के मनोभावों से सर्वथा अपरिचित हूँ। संभव है मैंने उतावलापन किया हो, पर यह ऐसा कोई अपराध न था कि गायत्री उसे क्षमा न करती। मेरे दुस्साहस पर अप्रसन्न होना उसके लिए स्वाभाविक बात थी। कोई गौरवशाली रमणी इतनी सहज रीति से वशीभूत नहीं हो सकती। अपने सतीत्व रक्षा का विचार स्वभावतः उसकी प्रेम वासना को दबा देता है। ऐसा न हो तो भी वह अपनी उदासीनता और अनिच्छा प्रकट करने के लिए कठोरता का स्वांग भरना आवश्यक समझती है। शायद इससे उसका अभिप्राय प्रेम परीक्षा होता है। वह एक अमूल्य वस्तु है और अपनी दर गिराना नहीं चाहती। मैं अपनी असफलता से ऐसा दबा कि फिर सिर उठाने की हिम्मत ही न पड़ी। वह यहाँ कई दिन रही। मुझे जाकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए थी। वह क्रुद्ध होती तो शायद मुझे झिड़क देती। वह स्वयं निर्दोष बनना चाहती थी और सारा दोष मेरे सिर रखती। मुझे यह वाक प्रहार सहना चाहिए था और थोड़े दिनों में मैं उसके हृदय का स्वामी होता। यह तो मुझसे हुआ नहीं, उल्टे आप ही रूठ बैठा। स्वयं उससे आंखें चुराने लगा। उससे अपने मन में मुझे हासीन निराबुद्धू समझा होगा। खैर, अब कसर पूरी हुई जाती है।
यह मानो अंतःप्रेरणा है। इस जीवन चरित्र के निकलते ही उसकी अवज्ञा और अभिमान का अंत हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा पर जान देती है। राय साहब स्वयं स्त्री के भेष में अवतरित हुए हैं। उसकी यह आकांक्षा पूरी हुई तो फूली न समाएगी, और जो कहीं रानी की पदवी मिल गई तो वह मेरा पानी भरेगी। भैया के झमेले से छुट्टी पाऊँ तो यह खेल शुरू करूँ। मालूम नहीं अपने पत्रों में कुछ मेरा कुशल समाचार भी पूछती है या नहीं। चलूँ विद्या से पूछूं। अब कि वह इस प्रबल इच्छा को न रोक सके। विद्या बगल के कमरे में सोती थी। जाकर उसे जगाया। चौंक कर उठ बैठी और बोली, क्या है, अभी तक नहीं सोए? ज्ञानशंकर कहता है, आज नींद नहीं आती, बातें करने को जी चाहता है। राय साहब शायद अभी तक नहीं आए। विद्या कहती है, वह 12 बजे के पहले कभी नहीं आते हैं कि आज ही आ जाएंगे। कभी कभी 1-2 बज जाते हैं। ज्ञानशंकर कहता है, मुझे भी जरा सी झपकी आ गई थी। क्या देखता हूँ कि गायत्री सामने खड़ी है, फुट फुट कर रो रही है। आंखें खुल गई, तब से करवटें बदल रहा हूँ। उनकी चिट्ठियाँ तो तुम्हारे पास आती है ना? विद्या कहती है, हाँ, सप्ताह में 1 चिट्ठी जरूर आती है, बल्कि मैं जवाब देने में पिछड़ जाती हूँ। ज्ञानशंकर कहता है, कभी कुछ मेरा हालचाल भी पूछती है? विद्या कहती, वाह, ऐसा कोई पत्र नहीं होता जिसमें तुम्हारी क्षेम कुशल न पूछती हो। ज्ञानशंकर कहता है, बुलाती तो एक बार उनसे जाकर मिल आता। विद्या कहती, तुम जाओ तो वह तुम्हारी पूजा करे, तुमसे उन्हें बड़ा प्रेम है। ज्ञानशंकर को अब भी नींद नहीं आई, किंतु सुख स्वप्न देख रहे थे। प्रातः काल था। ज्ञानशंकर स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अभी गाड़ी के आने में आधे घंटे की देर थी। एक अंग्रेजी पत्र लेकर पढ़ना चाहा, पर उसमें जी न लगा। दवाओं के विज्ञापन अधिक मनोरंजक थे। 10 मिनट में उन्होंने सभी विज्ञापन पढ़ डाले। चित्त चंचल हो रहा था। बेकार बैठना मुश्किल था। इसके लिए बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आखिर खोचे की चाट खाने में उनके चित्त को शांति मिली। बेकारी में मन बहलाने का यही सबसे सुगम उपाय है। जब वह फिर प्लेटफॉर्म पर आए तो सिग्नल डाउन हो चुका था। ज्ञानशंकर का हृदय धड़कने लगा। गाड़ी आते ही पहले और दूसरे दर्जे की गाड़ियां में झांकने लगे, किंतु प्रेमशंकर इन कमरों में न थे। तीसरे दर्जे की सिर्फ 2 गाड़ियां थी। वह इन्हीं गाड़ियों के कमरे में बैठे हुए थे। ज्ञानशंकर को देखते ही दौड़कर उनके गले लिपट गए। ज्ञानशंकर को इस समय अपने हृदय में आत्मबल और प्रेम भाव प्रवाहित होता जान पड़ता था। सच्चे भातृ स्नेह ने मनोमालिन्य को मिटा दिया। गला भर आया और अश्रु जल बहने लगा। दोनों भाई 2-3 मिनट तक इसी भांति रोते रहे। ज्ञानशंकर ने समझा कि भाई साहब के साथ बहुत सा आडंबर होगा, ठाट बाट के साथ आते होंगे, पर उनके वस्त्र और सफर का सामान बहुत मामूली था। हाँ, उनका शरीर पहले से था, और यद्यपि वह ज्ञानशंकर से 5 साल बड़े थे, पर देखने में उनसे छोटे मालूम होते थे, और चेहरे पर स्वास्थ्य की कांति झलक रही थी। ज्ञानशंकर अभी तक कुलियों को पुकार ही रहे थे कि प्रेमशंकर ने अपना सब सामान उठा लिया और बाहर चले। ज्ञानशंकर संकोच के मारे पीछे हट गए कि किसी जान पहचान के आदमी से भेंट न हो जाए। दोनों आदमी तांगे पर बैठे तो प्रेमशंकर बोले, 6 साल के बाद आया हूँ, पर ऐसा मालूम होता है कि यहाँ से गए थोड़े ही दिन हुए हैं। घर पर तो सब कुशल है ना? ज्ञानशंकर कहता है, जी हाँ, सब कुशल है। आपने तो इतने दिन हो गए एक पत्र भी नहीं भेजा, बिल्कुल भुला दिया। आपके ही वियोग में बाबूजी के प्राण गए। प्रेमशंकर कहता है, वह शोक समाचार तो मुझे यहाँ के समाचार पत्र से मालूम हो गया था, पर कुछ ऐसे ही कारण थे कि न आ सका। हिंदुस्तान रिव्यू में तुमने नैनीताल के जीवन पर जो लेख लिखे हैं, उसे पढ़कर मैंने आने का निश्चय किया। तुम्हारे उन्नत विचारों ने ही मुझे खींचा, नहीं तो संभव है मैं अभी कुछ दिन और न आता। तुम पॉलिटिक्स में भाग लेते हो ना? ज्ञानशंकर संकोच भाव से कहता है, अभी तक तो मुझे इसका अवसर नहीं मिला। हाँ, उसकी स्टडी करता रहता हूँ। प्रेमशंकर कहता है, कौन सा प्रोफेशनल अख्तियार किया? ज्ञानशंकर कहता है, अभी तो घर के ही झंझटों से छुट्टी नहीं मिली। जमींदारी के प्रबंध के लिए मेरा घर रहना जरूरी था। आप जानते हैं कि यह जंजाल है, एक न एक झगड़ा लगा ही रहता है, चाहे उससे लाभ कुछ न हो, पर मन की प्रवृत्ति आलस्य की ओर
हो जाती है। जीवन के कर्म क्षेत्र में उतरने का साहस नहीं होता। यदि यह अवलंबन न होता तो अब तक मैं अवश्य वकील होता। प्रेमशंकर कहता है, तो तुम भी मिल्कियत के जाल में फंस गए और अपनी बुद्धि शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। अभी जायदाद के अंत होने में कितनी कसर है। ज्ञानशंकर कहता है, चाचा साहब का बस चलता तो कभी का अंत हो चुका होता, पर अब जल्द अंत न हो। मैं चाचा साहब से अलग हो गया हूँ। प्रेमशंकर कहता है, खेत के साथ? यह तुमने क्या किया? तब तो उनका गुजर बड़ी मुश्किल से होता होगा। तो ज्ञानशंकर कहता है, कोई तकलीफ नहीं है। दयाशंकर पुलिस में है और जायदाद से 2000 मिल जाते हैं। प्रेमशंकर कहता है, उन्हें अलग होने का तो दुख बहुत होगा। वस्तुतः मेरे भागने का मुख्य कारण उन्हीं का प्रेम था। तुम तो उस वक्त शायद स्कूल में पढ़ते थे। मैं कॉलेज से ही स्वराज्य आंदोलन में अग्रसर हो गया। उन दिनों नेतागण स्वराज्य के नाम से कांपते थे। इन आंदोलन में प्रायः नवयुवक ही सम्मिलित थे। मैंने साल भर बड़े उत्साह से काम किया। पुलिस ने मुझे फंसाने का प्रयास शुरू किया। मुझे ज्यों ही मालूम हुआ कि मुझ पर अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही है, त्यों ही मैंने जान लेकर भागने में कुशल समझी। मुझे फंसे देखकर बाबूजी तो चाहे धैर्य से काम लेते, पर चचा साहब निसंदेह आत्महत्या कर लेते। इसी भय से मैंने पत्र व्यवहार भी बंद कर दिया कि ऐसा न हो पुलिस यहाँ लोगों को तंग करे। बिना देशाटन किए अपनी पराधीनता का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता। जिन विचारों के लिए मैं यहाँ राजद्रोही समझा जाता था, उससे कहीं स्पष्ट बातें अमेरिका वाले अपने शासकों का नित्य सुनाया करते हैं। बल्कि वहाँ शासन की समालोचना जितनी ही निर्भीक हो, उतनी ही आदरणीय समझी जाती है। इस बीच में यहाँ भी विचार स्वतंत्र की कुछ वृद्धि हुई है। तुम्हारा लेख इसका उत्तम प्रमाण है। इन्हीं सुव्यवस्थाओं ने मुझे आने पर प्रोत्साहित किया। और सत्य तो यह है कि अमेरिका से दिनों दिन अभिभक्ति होती जाती थी। वहाँ धन और प्रभुत्व की इतनी क्रूर लीलाएं देखी कि अंत में उनसे घृणा हो गई। यहाँ के देहातों और छोटे शहरों का जीवन उससे कहीं सुखकर है। मेरा विचार भी सरल जीवन व्यतीत करने का है। हाँ, यथासाध्य कृषि की उन्नति करना चाहता हूँ। ज्ञानशंकर कहता है, यह रहस्य आज खुला। अभी तक मैं और घर के सभी लोग यही समझते थे कि आप केवल विद्योपार्जन के लिए गए हैं, मगर आजकल तो स्वराज्य आंदोलन बहुत शिथिल पड़ गया है। स्वराज्यवादियों की जबान ही बंद कर दी गई है। प्रेमशंकर कहता है, यह तो कोई बुरी बात नहीं है। अब लोग बातें करने की जगह काम करेंगे। हमें बातें करते एक युग बीत गया। मुझे भी शब्दों पर विश्वास नहीं रहा। हमें अब संगठन की, परस्पर प्रेम व्यवहार की और सामाजिक अन्याय को मिटाने की जरूरत है। हमारी आर्थिक दशा भी खराब हो रही है। मेरा विचार कृषि विधान में संशोधन करने का है। इसलिए मैंने अमेरिका में कृषि शास्त्र का अध्ययन किया। यो बातें करते हुए दोनों भाई मकान पर पहुँचे। प्रेमशंकर को अपना घर बहुत छोटा दिखाई दिया। उनकी आंखें अमेरिका की गगन स्पर्शी अट्टालिकाओं के देखने की आदी हो रही थी। उन्हें कभी अनुमान ही न हुआ था कि मेरा घर इतना पस्त है। कमरे में आए तो उसकी दशा देखकर और भी हताश हो गए। जमीन पर फर्श तक न था। 2-3 कुर्सियां जरूर थी, लेकिन बाबा आदम के ज़माने की, जिन पर गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर तस्वीरें नहीं थी, लेकिन बिल्कुल भद्दी और अस्वाभाविक। यद्यपि वह सिद्धांत रूप से विलास वस्तुओं की अवहेलना करते थे, पर अभी तक रुचि उनकी ओर से न हटी थी। लाला प्रभाशंकर उनकी राह देख रहे थे। आकर उनके गले से लिपट गए और फुट फुट कर रोने लगे। मोहल्ले के और सज्जन भी मिलने आ गए। 2-2.5 घंटों तक प्रेमशंकर उन्हें अमेरिका के वृत्तांत सुनाते रहे। कोई वहाँ से हटने का नाम न लेता था। किसी को यह ध्यान न होता था कि ये बेचारे सफ़र करके आ रहे हैं, इनके नहाने खाने का समय आ गया है, यह बातें फिर सुन लेंगे। आखिर ज्ञानशंकर को साफ साफ कहना पड़ा कि आप लोग कृपा करके भाई साहब को भोजन करने का समय दीजिए, बहुत देर हो रही है। प्रेमशंकर ने स्नान किया, संध्या की और ऊपर भोजन करने गए। इन्हें आशा थी कि श्रद्धा भोजन परसेगी, वही उससे भेंट होगी, खूब बातें करूँगा, लेकिन यह आशा पूरी न हुई। एक चौकी पर कालीन बिछा हुआ था, थाल परसा रखा था, पर श्रद्धा वहाँ उनका स्वागत करने के
लिए न थी। प्रेम शंकर को उसकी इस प्रेम शून्यता पर बड़ा दुख हुआ। उनके लौटने का एक मुख्य कारण श्रद्धा से प्रेम था। उसकी याद इन्हें हमेशा तड़पाया करती थी। उसकी प्रेम मूर्ति सदैव उनके हृदय के नेत्रों के सामने रहती थी। उन्हें प्रेम के बाह्य आडंबर से घृणा थी। वह अब भी स्त्रियों की श्रद्धा, पतिभक्ति, लज्जाशीलता और प्रेमानुराग पर मोहित थे। उन्हें श्रद्धा को नीचे दीवान खाने में देख कर खेद होता, पर उसे यहाँ न देखकर उनका हृदय व्याकुल हो गया। यह लज्जा नहीं, हया नहीं, प्रेम शैथिल्य है। इतने मर्माहत हुए कि जी चाहा इसी क्षण यहाँ से चला जाऊँ और फिर आने का नाम न लूँ, पर धैर्य से काम लिया। भोजन पर बैठे। ज्ञानशंकर से बोले, आओ भाई बैठो। माया कहाँ है, उसे भी बुलाओ। एक मुद्दत के बाद आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्ञानशंकर ने सिर नीचा करके कहा, आप भोजन करिए, मैं फिर खा लूँगा। प्रेमशंकर कहता है, 11 तो बज रहे हैं, अब कितनी देर करोगे? आओ बैठ जाओ। इतनी चीज़ें मैं अकेले कहाँ तक खाऊंगा? मुझे अब धैर्य नहीं है। बहुत दिनों के बाद चपातियों के दर्शन हुए हैं। समोसे, खीर आदि का तो स्वाद ही मुझे भूल गया है। अकेले खाने में मुझे आनंद नहीं आता। यह कैसा अतिथि सत्कार है कि मैं तो यहाँ भोजन करूँ और तुम कहीं और। अमेरिका में तो मेहमान अपने घोर अपमान समझता। ज्ञानशंकर कहता है, मुझे तो इस समय क्षमा ही कीजिए, मेरी पाचन शक्ति दुर्बल है, बहुत पथ्य से रहता हूँ। प्रेमशंकर भूल ही गए थे कि समुद्र में जाते ही हिंदू धर्म भूल जाता है। अमेरिका से चलते समय उन्हें ध्यान भी न था कि बिरादरी मेरा बहिष्कार करेगी, यहाँ तक कि मेरा सहोदर भाई मुझे अछूत समझेगा। पर इस समय उनके बराबर आग्रह करने पर भी ज्ञानशंकर उनके साथ भोजन करने नहीं बैठे और एक न एक बहाना करके टालते रहे। तो उन्हें भूली हुई बात याद आ गई। सामने के बर्तनों ने इस विचार को पुष्ट कर दिया। फूल या पीतल का बर्तन न था, सब बर्तन चीनी के थे और गिलास शीशे का। शंकित भाव से बोले, आखिर यह बात क्या है कि तुम्हें मेरे साथ बैठने में क्या आपत्ति है? कुछ छूत-छात का विचार तो नहीं है? ज्ञानशंकर ने झेपते हुए कहा, अब मैं आपको क्या कहूँ, हिंदुओं को तो आप जानते ही हैं कितने मिथ्यावादी होते हैं। आपके लौटने का समाचार जब से मिला है, सारी बिरादरी में एक तूफान सा उठा हुआ है। मुझे स्वयं विदेश यात्रा में कोई आपत्ति नहीं है। मैं देश और जाति की उन्नति के लिए इसे जरूरी समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि इस नाकेबंदी से हमको बड़ी हानि हुई है, पर मुझे इतना साहस नहीं कि बिरादरी से विरोध कर सकूं। प्रेमशंकर कहता है, अच्छा यह बात है। आश्चर्य है कि अब तक क्यों मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा। अब मैं ज़्यादा आग्रह न करूँगा, भोजन करता हूँ, पर खेद यह है कि तुम इतने विचारशील होकर बिरादरी के गुलाम बने हुए हो, विशेषकर जब तुम मानते हो कि इस विषय में बिरादरी का बंधन सर्वथा असंगत है। शिक्षा का फल यह होना चाहिए कि तुम बिरादरी के सूत्रधार बनो, उसको सुधारने का प्रयास करें, न यह कि उसके दबाव में अपने सिद्धांतों को बलिदान कर दो। यदि तुम स्वाधीन भाव से समुद्र यात्रा को दूषित समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति न होती, तुम्हारे विचार और व्यवहार अनुकूल होते, लेकिन अंतःकरण से किसी बात से कायल होकर केवल निंदा या उपहास के भय से उसका व्यवहार न करना तुम जैसे उदार पुरुष को शोभा नहीं देता। अगर तुम्हारे धर्म में किसी मुसाफिर की बातों पर विश्वास करना मना न हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अमेरिका में मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसे हिंदू धर्म न मानता हो। मैंने दर्शन शास्त्रों पर कितने ही व्याख्यान दिए, अपने रीति रिवाज और वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करने में सदैव तत्पर रहा, यहाँ तक कि पर्दे की रस्म की भी सराहना करता रहा, और मेरा मन इसे कभी नहीं मान सकता कि यहाँ किसी को मुझे विधर्मी समझने का अधिकार है। मैं अपने धर्म और मत का वैसा ही भक्त हूँ जैसा पहले था, बल्कि उससे ज़्यादा, इससे अधिक। मैं अपनी वह किसी तर्क या सिद्धांत के अधीन नहीं है, लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म कुछ रीतियों और प्रथाओं पर अवलंबित हैं और विदेश में आप उनका पालन समुचित रीति से नहीं कर सकते। आप वेदों से इनकार कर सकते हैं, ईसा या मूसा के अनुयायी बन सकते हैं, किंतु इन रीतियों को नहीं त्याग सकते।
इसमें संदेह नहीं कि दिनों दिन यह बंधन ढीले होते जाते हैं और इसी देश में ऐसे कितने सज्जन हैं जो प्रत्येक व्यवहार का भी उल्लंघन करके भी हिंदू बने हुए हैं, किंतु बहुमत उनकी उपेक्षा करता है और उनको छोटा समझता है। इसे आप मेरी आत्मभीरुता या अकर्मण्यता समझे, किंतु मैं बहुमत के साथ चलना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं बल प्रयुक्त सुधार का कायल नहीं हूँ। मेरा विचार है कि हम बिरादरी में रहकर उससे कहीं अधिक सुधार कर सकते हैं जितना स्वाधीन होकर। प्रेमशंकर ने इसका कुछ जवाब न दिया। भोजन करके लेटे तो अपनी परिस्थितियों पर विचार करने लगे। मैंने समझा था यहाँ शांतिपूर्ण अपना काम करूँगा, कम से कम अपने घर में कोई मुझसे विरोध न करेगा, किंतु देखता हूँ यहाँ कुछ दिन घोर अशांति का सामना करना पड़ेगा। ज्ञान शंकर ने उदारतापूर्ण लेख में मुझे भ्रम में डाल दिया। खैर कोई चिंता नहीं, बिरादरी मेरा कर ही क्या सकती है, उसमें रहकर मुझसे कौन से सुरखाब के पर लग जाएंगे। अगर कोई मेरे साथ नहीं खाता तो न खाए, मैं भी उनके साथ न खाऊंगा। कोई मुझसे सहवास नहीं करता, न करे, मैं भी उससे किनारे रहूंगा। वाह, परदेश क्या गया, मानो कोई पाप किया, पर पापियों को तो कोई बिरादरी से च्युत नहीं करता। धर्म बेचने वाले, ईमान बेचने वाले, संतान बेचने वाले बंगले में रहते हैं, कोई उनकी ओर कड़ी आंख से देखता नहीं। ऐसे पतितों, ऐसे भ्रष्टाचारियों में रहने के लिए मैं अपनी आत्मा का सर्वनाश क्यों करूं? अकस्मात उन्हें ध्यान आया, कहीं श्रद्धा भी मेरा बहिष्कार न कर रही हो, इस अनुदार भावों का उस पर भी असर न पड़ा हो, फिर तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इस शंका ने उन्हें घोर चिंता में डाल दिया और तीसरे पहर तक उनकी व्यग्रता इतनी बढ़ी कि वह स्थिर न रह सके। माया से श्रद्धा का कमरा पूछकर ऊपर चढ़ गए। श्रद्धा इस समय अपने द्वार पर इस भांति खड़ी थी जैसे पथिक रास्ता भूल गया हो। उसका हृदय आनंद से नहीं, एक अव्यक्त भय से कांप रहा था। यह शुभ दिन देखने के लिए उसने तपस्या की थी। यह आकांक्षा उसके अंधकारमय जीवन का दीपक, उसकी डूबती हुई नौका की लंगर थी। महीने के 30 दिन और 30 के 24 घंटे यही मनोहर स्वप्न देखने में कटते थे। विडंबना यह थी कि वे आकांक्षाएं और कामनाएं पूरी होने के लिए नहीं, केवल तड़पाने के लिए थी। वह दाह और संतोष शांति का इच्छुक न था। श्रद्धा के लिए प्रेमशंकर केवल एक कल्पना थे। इसी कल्पना पर वह प्राणार्पण करती थी। उसकी भक्ति केवल उनकी स्मृति थी, जो अत्यंत मनोरम, भावमय और अनुरागपूर्ण थी। उनकी उपस्थिति ने इस सुखद कल्पना और मधुर स्मृति का अंत कर दिया। वह जो उनकी याद पर जान देती थी, अब उनकी सत्ता से भयभीत थी, क्योंकि वह कल्पना धर्म और सतीत्व की पोशाक थी और यह सत्ता उनकी घातक। श्रद्धा को सामाजिक अवस्था और समायोचित अवस्थाओं का ज्ञान था। परंपरागत बंधनों को तोड़ने के लिए जिस विचार स्वतंत्र और दिव्य ज्ञान की जरूरत थी, उससे वह रहित थी। वह एक साधारण हिंदू अबला थी। वह अपने प्राणों से अपने प्राण प्रिय स्वामी के हाथ धो सकती थी, किंतु अपने धर्म की अवज्ञा करना अथवा लोक निंदा को सहन करना उसके लिए असंभव था। जब उसने सुना था कि प्रेमशंकर घर आ रहे हैं, उसकी दशा उस अपराधी की सी हो रही थी जिसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही हो। आज जब से वह नीचे आकर बैठे थे, उसके आंसू एक क्षण के लिए भी न थमते थे। उसका हृदय काँप रहा था कि कहीं वह ऊपर न आते हो, कहीं वह आकर मेरे सम्मुख खड़े न हो जाए, मेरे अंग को स्पर्श न कर ले। मर जाना इससे कहीं आसान था। मैं उसके सामने कैसे खड़ी रहूंगी? मेरे आंखें क्यों कर उनसे मिलेंगे? उनकी बातों को क्यों कर जवाब दूंगी? वह इन्हीं जटिल चिंताओं में मग्न खड़ी थी कि इतने में प्रेमशंकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। श्रद्धा पर अगर बिजली गिर पड़ती, भूमि उसके पैरों के नीचे से सरक जाती अथवा कोई सिंह आकर खड़ा हो जाता, तो भी वह इतनी असावधान होकर अपने कमरे में भाग न जाती। वह तो भीतर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। भय से उसका एक एक रोम काँप रहा था। प्रेमशंकर सन्नाटे में आ गए। कदाचित आकाश सामने से लुप्त हो जाता तो उन्हें इतना विस्मय न होता। वह क्षण भर मूर्तिवत खड़े रहे और एक ठंडी सांस लेकर नीचे की ओर चले। श्रद्धा के कमरे में जाने, उससे कुछ पूछने या कहने का साहस उन्हें न हुआ। इस दुर्नुराग ने उनका उत्साह भंग कर दिया, उन काव्यमय स्वप्नों का नाश कर दिया जो वर्षों से उनकी चैतन्यावस्था के सहयोगी बने हुए थे। श्रद्धा ने किवाड़ की आड़ से उन्हें जीने
जीने की ओर जाते देखा। हाँ, इस समय उसके हृदय पर क्या बीत रही थी कौन जान सकता था। उसका प्रिय पति उसके वियोग में उसने 7 वर्ष रो रो कर काटे थे। सामने से भग्न हृदय हताश चला जा रहा था और वह इस भांति संसक खड़ी थी मानो आगे कोई जलागार है। धर्म पैरों को बढ़ने न देता था। प्रेम उन्मत्त तरंगों की भांति बार बार उमड़ता था, पर धर्म की शिलाओं से टकराकर लौट आता था। एक बार वह अधीर होकर चली कि प्रेम शंकर का हाथ पकड़कर फिर लाऊं। द्वार तक आई, पर आगे न बढ़ सकी। धर्म ने ललकार कर कहा, प्रेम नश्वर है, निस्सार है। कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी, यह सब माया जाल है। मैं अविनाशी हूँ, मेरी रक्षा करो। मन में स्थिर किया कि जो स्वामी 7 समुंदर पार गया, वहाँ न जाने क्या खाया क्या पिया, न जाने किसके साथ रहा, अब उससे क्या नाता। किंतु प्रेम शंकर जीने से नीचे उतर गए। तब श्रद्धा मूर्छित होकर गिर गई। उठती हुई लहरें टीले को न तोड़ सकी, पर तटों को जलमग्न कर गई।